तो रॉयल रंबल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल एच ने कहा था कि जब भी रोमन रेंस की मर्जी होगी अब वो जब ही आएंगे। और रोमन रेंस को इसके बाद क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था कि भाई तुमने रॉयल रंबल जीत ली और तुम गोल होने वाले हो। लेकिन आज अचानक से रोमन रेंस ने रॉ में एंट्री करके बहुत सारे बंदों का मुंह बंद कर दिया होगा। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम आज मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आउट ऑफ नोवेयर बहुत ज़्यादा अच्छी करा दी WWE ने। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की मंडे नाइट रॉ में, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी रॉ की शुरुआत ही भाई धमाके के साथ होती है, क्योंकि ब्रॉन बेकर रिंग में होते हैं और तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं। यहाँ भाई ब्रॉन बेकर से ब्रॉक लेसलर वाली वाइब आ रही थी। यहाँ वो अनाउंसिंग टेबल भी पटकते हैं और माइकल कोल से भी जाकर भिड़ रहे थे, जिसके बाद विजन के बंदे आते हैं उन्हें रोकने के लिए। अभी इसके बाद पॉल हेमन एक प्रोमो कट करते हैं, जहां वो कहते हैं कि ये सब एडम पियर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने ब्रॉन बेकर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है और जानबूझकर उसे दूसरे नंबर पर डाला था, जो कि ओरिजिनली नंबर 1 होने वाला था। और अगर तुम लोगों को नहीं पता है कि तो इंटरनेट पर जाकर सर्च कर लो। अभी हमें पता है कि स्मैकडाउन में WWE ने गलती से रिवील कर दिया था कि ब्रॉन बेकर नंबर 1 पर आएंगे। तो सोचो स्मार्टली WWE ने उसी को स्टोरी लाइन में बदल दिया। वैसे वो गलती थी या जानबूझकर करा था ये पता नहीं है, लेकिन इसके बाद पॉल हेमन से माइक ले लेते हैं, ब्रॉन बेकर और एडम पियर्स को कॉल आउट करते हैं। अब इसके बाद भाई एडम पियर्स भी आ जाते हैं, जो कि सिक्योरिटी के बंदों के साथ आए थे, क्योंकि शायद एडम पियर्स को पता था कि ब्रॉन बेकर आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उनकी धुलाई हो सकती है। अभी यहाँ एडम पियर्स कहते हैं कि भाई क्या अभी भी तुम लोग वही 2 नंबर का रोना रो रहे हो, और ये उन पर क्यों डाला जा रहा है कि दूसरे नंबर पर उन्होंने ब्रॉन बेकर को डाला है। उनके हिसाब से ये चीज़ बहुत ज़्यादा रैंडमली करी गई थी। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि भाई मेरा एहसान मान कि मैंने तुझे रॉ में आने दिया तेरी घटिया रॉयल रंबल की परफॉर्मेंस के बाद। जिसके बाद ब्रॉन बेकर और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और लग रहा था कि शायद वो एडम पियर्स से भिड़ने के लिए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद अचानक से LA नाइट का म्यूजिक हिट हो जाता है। अभी ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन बेकर और पॉल हेमन तो नीचे थे रिंग के, लेकिन रिंग में लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी खड़े हुए थे। जिसके बाद अचानक से LA नाइट आकर दोनों के ऊपर अटैक करते हैं और उन्हें पता था कि अब और ज़्यादा वो टिक जाएंगे तो भाई वो भी पिट जाएंगे। जिसके बाद LA नाइट बहुत जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। अभी ब्रॉन बेकर की शक्ल देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ लग रहे थे पॉल हेमन से। जिसके बाद भाई आगे भी बहुत कुछ होने वाला था, पर ये ओपनिंग सेगमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद जेवॉन एवॉन्स और नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो का मैच होता है। अब ये मैच भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है, लेकिन ये कोस्ट टू कोस्ट वाला मूव करा था जेवॉन एवॉन्स ने, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सा लग रहा था, क्योंकि इसी मूव के बाद भाई सेथ रॉलिंस इंजर्ड हुए थे। लेकिन एक मूवमेंट पर एल ग्रांडे अमेरिकानो यहाँ वो मेटल प्लेट फिर से अपने मास्क में छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उन्हें वो बाकी के 2 एल ग्रांडे अमेरिकानो देते हैं। लेकिन तभी असली एल ग्रांडे अमेरिकानो की एंट्री हो जाती है, जिसके बाद नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जेवॉन एवॉन्स को भाई विक्ट्री मिल जाती है। अभी यहाँ ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन शायद WWE धीरे धीरे इनकी स्टोरी लाइन आगे लेकर जाएगी और यहाँ शायद अब की बार चैड गेबल फेस होने वाले हैं। अब इसके बाद हमें AJ स्टाइल्स के थीम सॉन्ग पर गंतर की एंट्री देखने को मिलती है। अभी यहाँ लग रहा था कि शायद AJ स्टाइल्स ही आने वाले हैं, क्योंकि रॉयल रंबल में उनकी अच्छे से विदाई हो नहीं पाई थी। तो लग रहा था कि शायद ये AJ स्टाइल्स ही हो सकते हैं, जिनकी शायद कोई स्पीच करा देगी WWE। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि AJ स्टाइल्स तो नहीं, लेकिन गंतर उनके थीम सॉन्ग पर आए थे। क्राउड भी भाई बहुत लाउडली चेयर लगा रहा था जब AJ स्टाइल्स का थीम सॉन्ग हिट हुआ था। लेकिन जब गंतर खुद को रिवील करते हैं तो उससे ज़्यादा उन्हें बूज मिलते हैं और बहुत लाउडली भाई FU गंतर के चैंट्स लगाए जा रहे थे। अभी यहाँ गंतर की शक्ल देखकर ही पता चल रहा था कि उन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है, उल्टा वो हंस रहे थे। जिसके बाद गंतर माइक लेते हैं और कहते हैं कि भाई जॉन सीना, गोल्डबर्ग और AJ स्टाइल्स को पता चल गया होगा कि अगर तुम करियर किलर के सामने आओगे तो तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा। आज वैसे ये करियर किलर वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा जा रहा था और अब शायद गंतर के नाम के पीछे भी करियर किलर ही लगा होगा। लेकिन इसके बाद अचानक से ड्रैगन ली की एंट्री होती है, जो कि भाई गंथर के ऊपर अटैक कर देते हैं। और शुरुआत में तो वो बहुत बुरी तरह से गंथर को मार रहे थे और भाई अनाउंसिंग एरिया के पास भी वो उन्हें ले जाकर मारते हैं। लेकिन गंथर के हाथ में यहाँ रिंग बेल लग जाती है अनाउंसिंग एरिया के पास, जिसके बाद वो उसी रिंग बेल से ड्रैगन ली के मुंह पर मारते हैं। जिसके बाद यहाँ ड्रैगन ली को स्लीपर में भी फंसाया जाता है और सिक्योरिटी भी आती है उन्हें रोकने के लिए। लेकिन एक मूवमेंट पर ऐसा लग रहा था कि शायद ड्रैगन ली का काम खत्म हो चुका है, पता नहीं क्यों यहाँ वो पिटने के लिए आए थे। पर जो भी है भाई, गंथर का कैरेक्टर अब बहुत ज़्यादा डोमिनेट और ख़तरनाक सा हो गया है। इसके बाद क्राउड से हमें ऊसोस देखने को मिलते हैं और फाइनली जिमी ऊसो अब वापस आ चुके हैं। यहाँ अनाउंसमेंट हो जाती है कि अल्फा अकेडमी के साथ नेक्स्ट वीक इनका टैग टीम मैच होगा और जिमी ऊसो वैसे यहाँ रॉयल रंबल की विक्ट्री रोमन रेंस की मेंशन करते हैं। बाकी इसके अलावा ऊसोस को कुछ खास दिया नहीं जाता।
इसके बाद नेक्स्ट हमें एडम पेयर्स और पॉल हेमन बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं, जहां पॉल हेमन कहते हैं कि भाई एलए नाइट के साथ ब्रॉन बेकर का मैच बुक कर दे। लेकिन शायद एडम पेयर्स को यहाँ पता था कि एलए नाइट की बहुत बुरी तरह से धुलाई हो सकती है, जिसके बाद वो कहते हैं कि एलए नाइट को तो भाई मैंने रॉ से निकाल दिया है, क्योंकि रॉ के शुरुआत में जो उन्होंने हरकत की वो उन्हें पसंद नहीं आई। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ब्रॉन बेकर को भी ले जा रॉ से, नहीं तो उसके साथ भी बहुत बुरा होगा। पर पॉल हेमन यहाँ एडम पेयर्स को वार्न करके जाते हैं कि भाई तू अच्छा नहीं कर रहा है। इसके बाद लेटर ऑन हमें एक और सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां भाई ब्रॉन बेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और पॉल हेमन उन्हें समझा रहे थे, लेकिन स्टिल ब्रॉन बेकर उनकी बात सुने बिना ही वहां से निकल जाते हैं। अभी देख कर लग रहा है कि कुछ तो तगड़ी प्लानिंग चल रही है ब्रॉन बेकर के लिए। इसके बाद हमें मैगजीन का प्रोमो पैकेज भी दिखाया जाता है, जहां वो नतालिया को वार्निंग दे रही थी, क्योंकि इनका नेक्स्ट वीक मैच होने वाला है। और नेक्स्ट भाई एंट्री होती है वॉर राइडर्स की, जिन्होंने रिटर्न कर लिया है। लेकिन यहाँ वॉर राइडर्स को सिर्फ बकरा बनाने के लिए लेकर आया गया था, क्योंकि इसके बाद ओवा फेमी की एंट्री होती है और भाई बहुत बुरी तरह से दोनों को बजाया उन्होंने। अब ये सेगमेंट शायद ओवा फेमी को हाईलाइट करने के लिए ही कराया गया होगा। नेक्स्ट हमें निकी बेला और ब्री बेला रिंग में देखने को मिलती हैं। अभी कुछ टाइम पहले तक तो भाई निकी बेला हील थी, लेकिन अचानक से अब वो फेस बन चुकी हैं। यहाँ वो मेंशन करती हैं कि रॉ में भाई 7 साल बाद दोनों एक साथ आई हैं। लास्ट टाइम शायद 2018 में ये दोनों एक साथ रॉ में आई थी। जिसके बाद भाई ब्री बेला भी मेंशन करती हैं कि अब उन्हें टैग टीम चैंपियनशिप चाहिए और वो उसी के लिए ही वापस आई हैं। तो अब नेक्स्ट ब्री बेला और निकी बेला का प्रोग्राम टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ही हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद हमें ब्रॉन्सन रीड और पेंटा का मैच देखने को मिलता है। अभी यहाँ लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी भी आए थे ब्रॉन्सन रीड के साथ, तो भाई वो भी चुल करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद पेंटा उनके ऊपर सुप्लेक्स लगा देते हैं। यहाँ एक मूवमेंट पर रेफरी भी आउट हो जाता है, जिसके बाद सुनामी पड़ती है पेंटा को, और यहाँ पेंटा पिन हो सकते थे, लेकिन क्योंकि रेफरी था ही नहीं तो भाई किसी ने काउंट ही नहीं करा। अब इसके बाद ब्रॉन्सन रीड चेयर लेने के लिए जाते हैं पेंटा को मारने के लिए, लेकिन तभी अचानक से एलए नाइट की एंट्री होती है और उन्हें उसी चेयर पर बीएफटी मारा जाता है। अभी यहाँ से एलए नाइट तो चले गए बीएफटी मारकर, लेकिन ब्रॉन्सन रीड काउंट आउट से इस मैच को हार गए। अभी वैसे पॉल हेमन यहीं थे तो ब्रॉन्सन रीड की वो मदद कर सकते थे। नेक्स्ट इसके बाद हमें डोमिनिक मिस्टीरियो फाइनली रॉ में देखने को मिल गए। अभी बहुत टाइम हो चुका है उन्हें इंजर्ड हुए, तो शायद अब धीरे धीरे उन्होंने रिकवरी कर ली है। यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद लिव मॉर्गन भी आती हैं और यहाँ वो रकेल रॉड्रिगेज को इंट्रोड्यूस करती हैं। अभी वुमेन्स रॉयल रंबल में लिव मॉर्गन ने रकेल रॉड्रिगेज को एलिमिनेट करा था, तो यहाँ भाई रकेल रॉड्रिगेज खुश नहीं थी और वो पूछ रही थी कि तूने मुझे एलिमिनेट क्यों करा था। जहाँ लिव मॉर्गन का कहना था कि भाई तुझे भी चैंपियनशिप के लिए मैच ऑलरेडी मिल चुका था, तो मैं चाहती थी कि मुझे भी मिल जाए, और कोई भी जीते जजमेंट डे में जीत जजमेंट डे की ही होती है। तो यहाँ रकेल रॉड्रिगेज को थोड़ा पटाया जा रहा था। अभी नेक्स्ट रकेल रॉड्रिगेज और स्टेफनी वकार का वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला था। तो यहाँ रकेल रॉड्रिगेज लिव मॉर्गन से कहती हैं कि वो सब ठीक है, लेकिन मुझे अब तेरी ज़रूरत नहीं है रिंग साइड पर, क्योंकि वो बिना किसी के मदद के ही चैंपियनशिप जीत जाएंगी। जिसके बाद नेक्स्ट मैच हमें रकेल रॉड्रिगेज और स्टेफनी वकार का ही देखने को मिलता है, जो कि फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट मैच होने वाला था। अब ये मैच अच्छा था, शुरुआत से ही रकेल रॉड्रिगेज डोमिनेट करने की कोशिश कर रही थी, जहां भाई टेबल्स, चेयर्स और ट्रैश कैन का भी यूज़ करा जाता है, लेकिन क्राउड को शायद कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा था, क्योंकि खास रिएक्शन कुछ आ नहीं रहे थे। बात करें मैच के एंड की, तो लिव मॉर्गन आती हैं, जिनसे मना करा गया था आने के लिए। यहाँ लिव मॉर्गन वर्ल्ड चैंपियनशिप को रकेल रॉड्रिगेज को देती हैं ताकि वो फ़ायदा उठा सकें, पर यहाँ रकेल रॉड्रिगेज डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और इसका फ़ायदा भाई स्टेफनी वकार को मिलता है, और रिंग कॉर्नर पर जो चेयर लगी हुई थी वहाँ वो रकेल रॉड्रिगेज को मारती हैं और इस चक्कर में लिव मॉर्गन भी आउट हो जाती हैं। जिसके बाद भाई रोक्सेन परेज भी आती हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। जिसके बाद भाई रकेल रॉड्रिगेज को पहले तो टेबल पर पटका जाता है, जिसके बाद सुप्लेक्स के साथ स्टेफनी वकार इस मैच को जीत जाती हैं। बाद में वैसे लिव मॉर्गन स्टेफनी वकार के ऊपर अटैक भी करती हैं। अभी यहाँ देखकर लग रहा है कि शायद रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जा रही हैं, और फिलहाल जो सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से देखकर लग रहा है कि शायद रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है, जो कि मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें रिंग में देखने को मिलते हैं OTC रोमन रेंस, वो भी भाई न्यू मर्च के साथ। रॉयल रंबल के बाद लग रहा था कि शायद रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर के बाद ही आएंगे, लेकिन WWE को शायद क्रिटिसिज्म पता चल गया कि रोमन रेंस के लिए बढ़ रहा है, इसीलिए रोमन रेंस आज हमें रॉ में ही देखने को मिल गए। अभी इसके बाद रोमन रेंस अपनी शाही एंट्री करते हुए रिंग में आते हैं, जहां वो क्राउड को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। और भाई 2015 में जब रोमन रेंस ने रॉयल रंबल जीती थी तो फिलाडेल्फिया से ही जीती थी, और क्राउड ने बहुत बुरी तरह से उन्हें बू करा था। तो ये फुल सर्कल वाला मूवमेंट हो गया, क्योंकि रोमन रेंस इस बार रॉयल रंबल जीतकर फिलाडेल्फिया में आए हैं, लेकिन इस बार क्राउड की तरफ से भाई बहुत तगड़े चेयर्स देखने को मिल रहे थे। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि भाई अब रॉयल रंबल तो जीत ली है, लेकिन अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। तो यहाँ वो क्राउड से पूछते हैं कि उन्हें कौन से टाइटल के लिए जाना चाहिए, जहाँ वो पहले मेंशन करते हैं कि क्या उन्हें ड्रू मैकिंटायर के लिए जाना चाहिए और उस टाइटल के लिए जाना चाहिए जो कि उन्होंने बनाया है। यहाँ क्राउड बड़े लाउडली नो के चैंट्स लगा रहा था।
जिसके बाद वो सीएम पंक का नाम ड्रॉप करते हैं और क्राउड भाई पागल हो जाता है। तो फैंस ड्रू मैकिंटायर के साथ नहीं सीएम पंक के साथ मैच देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो भाई अभी सीएम पंक का नाम ले लिया गया था तो सीएम पंक भी अपेयर हो जाते हैं। अभी सबसे पहले तो सीएम पंक फिन बेलर की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले फिन बेलर ने एक प्रोमो कट करके सीएम पंक को कॉल आउट करा था। यहाँ सीएम पंक का कहना था कि भाई तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन यहाँ वो रोमन रेंस से बात करते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने तुझे इंटरप्ट नहीं करा है, क्योंकि मंडे नाइट रॉ उनका शो है और वो फिलहाल वर्ल्ड चैंपियन है। यहाँ वो रोमन रेंस को विजिटर भी बता रहे थे, क्योंकि रोमन रेंस परमानेंटली तो कहीं के हैं नहीं। इसके बाद भाई यहाँ ड्रू मैकिंटायर की बात होने लगती है, जहाँ रोमन रेंस कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर तुझसे बहुत ज़्यादा बेटर है। सोचो रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर की तारीफ कर रहे थे। यहाँ वो मेंशन करते हैं कि एक तो वो तुझसे साइज में भी बड़ा है और जब तेरी फ्यूड उसके साथ हो रही थी तो बस एक ब्रेसलेट के लिए उसने तुझे रुला दिया था। आज सीएम पंक वो ब्रेसलेट भी पहन कर आए थे, तो भाई रोमन रेंस कहते हैं कि हाँ ये वही ब्रेसलेट है। लेकिन इसके बाद सीएम पंक मेंशन करते हैं कि उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को हेल इन अ सेल में हराया था, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल मैच था, जिसके बाद तुझे पता है कि ड्रू मैकिंटायर की क्या हालत हुई थी। अभी यहाँ रोमन रेंस कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को तो उन्होंने लगातार 4-5 साल तक हराया है। जिसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि हाँ भाई उसके लिए तुझे कितने कजन्स लगे थे, पर अब कजन्स की बात कर दी थी तो रोमन रेंस थोड़े भड़क गए थे। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैंने और मेरे कजन्स ने WWE को अभी बना कर रखा है, और अभी जो 4-5 साल का उनका रेन रहा है उसकी वजह से फिलहाल WWE खड़ी हुई है। पर सीएम पंक कहते हैं कि भाई तू बार बार ये रेन की बात करता है, तेरे से पहले मेरा अच्छा खासा रेन रह चुका है और उन्होंने भी कंपनी को संभाला था। जिसके बाद भाई रोमन रेंस को थोड़ा उनके पार्ट टाइम शेड्यूल को लेकर बजाया भी जाता है कि तू तो पार्ट टाइम आता है WWE में, लेकिन वो 3 टाइम 3 कंट्री में रेसल करते हैं। सोचो ऐसा कुछ रोमन रेंस ब्रॉक लेसलर के साथ करते थे 2015 के आसपास, लेकिन अब रोमन रेंस के साथ सिचुएशन सेम टू सेम हो गई है। अभी यहाँ सीएम पंक शील्ड को भी मेंशन करते हैं और कहते हैं कि भाई तुम लोगों को मैं लेकर आया था और तुम लोग करंटली मेरे ही फुट स्टेप को फॉलो कर रहे हो। वैसे ओरिजिनली सीएम पंक ही शील्ड को लेकर आए थे, तो बंदा यहाँ रियल बातें कर रहा था। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि अब तुझे डिसीजन लेना है, तो या तो तू इजी बे चला जा ड्रू मैकिंटायर को फेस करने के लिए, या फिर तू मुझे फेस कर ले, जिससे तुझे पता है कि तू कभी हरा नहीं पाएगा। इसके बाद रोमन रेंस भाई सीएम पंक के भी बड़े तगड़े मजे लेते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि मैं तो थोड़ा थोड़ा करके वेकेशन लेता हूँ, लेकिन तूने तो 10 साल का वेकेशन लिया था और भाई तू हर जगह जाकर WWE की बुराइयाँ ही कर रहा था। तो भाई ये बिजनेस और शो ऑफ वाली बातें मत कर। इसके बाद फाइनली वो मूवमेंट आता है जहां रोमन रेंस कहते हैं कि उन्होंने डिसीजन बना लिया है और वो सीएम पंक को फेस करेंगे रेसलमेनिया में। लेकिन इसीलिए नहीं क्योंकि वो बड़े स्टार हैं कंपनी के और नेटफ्लिक्स पर हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि भाई वो बहुत बुरी तरीके से हेट करते हैं सीएम पंक से, और अब रेसलमेनिया में वो खुद को एक्नॉलेज करवाएंगे सीएम पंक से। इसी के साथ यहाँ रॉ ऑफेयर चली जाती है। तो भाई फाइनली अब सीएम पंक और रोमन रेंस का मैच हमें रेसलमेनिया 42 में देखने को मिलने वाला है। और भाई ये सेगमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिससे पता चल रहा है कि क्यों इनकी फ्यूड रेसलमेनिया में होनी चाहिए थी। अभी तो शायद ये शुरुआत है और भी जाकर हमें बहुत सारी चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। बाकी वैसे रोमन रेंस की अपीयरेंस के साथ आज की रॉ भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल गई। वैसे अब अगर रोमन रेंस की अपीयरेंसेस थोड़ी बढ़ जाती हैं रेसलमेनिया तक, तो भाई ये फ्यूड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।